पाकिस्तान में इमरान खान की छुट्टी हो गई है और शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। लेकिन अपने पहले ही भाषण में शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर जहर उगलने का काम किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कश्मीर का राग छेड़ा और आर्टिकल 370 हटाने पर आपत्ति जाहिर की। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब भारत 370 हटा रहा था तो पाकिस्तान में इमरान खान बैठकर तमाशा देख रहे थे। भारत को रोकने के लिए इमरान खान ने कोई कोशिश नहीं की। सेकंड लास्ट पॉइंट है भारत। क्या मैं पाकिस्तान से ही बदकिस्मती से, बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, आई मीन इट इज समथिंग यू हैव टू लिव विथ। तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या मैं पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये जो बात करते हैं, मैं यहां पर इल्जाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहां पर जाकर कश्मीरियों की हक खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक जोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। कश्मीर पर यह जहर उगलने के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को यह मशवरा देता हूं कि वो आए और कश्मीर की समस्या को मिलकर खत्म करें। शहबाज शरीफ ने इस दौरान पाकिस्तान की भूखमरी और बेरोजगारी पर भी बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों तरफ इन गुर्बत को ख़त्म करें। हमारे साथ बहस में आज इस चर्चा में कई मेहमान शामिल होंगे। फिलहाल दो हमारे गेस्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भारत के बेहद सीनियर राजनयिक डिप्लोमेट अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और पाकिस्तान से जानी मानी पत्रकार जर्नलिस्ट आरजू काजमी जी हमारे साथ हैं। आरजू, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या ये एक रिवायत है कि कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो अपनी पहली स्पीच वो कश्मीर से ही शुरू करेगा? इमरान खान कहते थे मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं पूरी दुनिया में, और आज जब हमने देखा कि शहबाज शरीफ आए तो उनकी जुबान से भी पहला लफ्ज जो है वो कश्मीरी निकला। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ तक मैं आपसे एग्री करूंगी कि ये एक रिवायत है, एक हमारे यहाँ कल्चर है कि जो भी आता है सबसे पहले कश्मीर का ही राग लगता है, और जाहिर है कि इसके बगैर जो है यहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज बाकी की हैं वो भी उनको कुछ ना कुछ गलत समझेंगी और बोलेंगी, तो ये कहना ही होता है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसी गलत बात फिलहाल नहीं की है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि उसका कोई ना कोई हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए और कश्मीर के ऊपर जो है बात करनी चाहिए, और ताकि फिर हम अपने लोगों के ऊपर भी काम कर सकें, और चाहे भारत हो या पाकिस्तान, हम अच्छे टर्म्स चाहते हैं। नहीं राजू, मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कहा कि हम जो है ये कुछ ऐसा कर देंगे, हम संबंध तोड़ देंगे। लेकिन जब वो एक कहते हैं तब तक अमन नहीं होगा जब तक कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप दोनों देशों के रिश्तों को एक तरीके से अगवा बना लेते हैं, उसको बंधक बना लेते हैं कि भाई जब तक कश्मीर में नहीं बात होगी तब तक हमारे और आपके बीच में शांति हो ही नहीं सकती।
देखें, ये बात जो है ये एक पॉलिटिशियन की बात ना समझे, इस बात को आप ये समझें कि एस्टैब्लिशमेंट ये बात कह रही है। इसलिए कि बेशक शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो अब हमारे, लेकिन फिर भी जो बात वो करेंगे या जो भी एक्शन वो लेंगे उसमें 100% जो बात होगी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ही जो कहा जाएगा वही स्टेटमेंट आएगा। अगर वो कहेंगे कि कश्मीर को छोड़ के आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे पॉलिटिशियन आपको वही कहते नजर आएंगे। और अगर वो ये कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट वाले कि नहीं जी हमने तो पहले कश्मीर हल करना है उसके बाद ही कोई बात होगी, तो आपको इनकी मर्जी नहीं, इनकी सिर्फ आप ये समझें कि इनका चेहरा है, लेकिन बात जो है ये वही कर रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट इनको कहा है। मतलब आप कह रही हैं अगर ये कश्मीर की बात कह रहे हैं तो ये ना समझें कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये दरअसल जनरल बाजवा कह रहे हैं या आईएसआई के चीफ कह रहे हैं, पाकिस्तान की फौज कह रही है। सजनार साहब सहमत हैं आप? जी मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो वहाँ की जो पॉलिसी है भारत के मुतल्लिक या फिर कैसे हमारे संबंध हो, कैसे हमारे रिश्ते हों, वो वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नहीं डिसाइड करती है। वो उसका तो वहाँ से रावलपिंडी हेडक्वार्टर से आता है। वहाँ की जो सेना है वही वो कहती बताती है जो भाई इसके बारे में और भी कुछ और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, अमेरिका के साथ कैसे संबंध हो, चीन के साथ कैसे संबंध हो, न्यूक्लियर इश्यूज पर क्या उनका रवैया हो, तो उसके ऊपर, और ये भारत के साथ संबंध और जो कश्मीर का मुद्दा है उसको सामने लाना, तो मेरे विचार से ये बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल इम्पेरेटिव हो गया है। तो वहां तक तो मैं आरजू से बिल्कुल सहमत हूं। मैं समझता हूं जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, वो देखिए पूरी उनकी जो आवाम है, कौम है, वो सब उनको सौरभ सुन रहे होंगे जो भाई ये इमरान खान का इसके ऊपर क्या वो था, क्या स्टैंड था। और वो बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहते भाई वो इमरान खान से किसी प्रकार से कम हैं कश्मीर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा था, इमरान खान ने कहा था, मैं पूरी दुनिया में कश्मीर का मुद्दा ऐसे ही उठाऊंगा जैसे और किसी ने अभी तक नहीं उठाया है। तो गए, आपको मालूम है, यूएन जनरल असेंबली में 2019 में गए थे, वहां पर बोलते रहे, 50 मिनट तक बोले, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद उन्होंने ओआईसी में भी कहा, वहां पर सऊदी अरेबिया को और यूएई को भाई एक स्पेशल आप सेशन करिए कश्मीर के ऊपर ओआईसी का। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। उन्होंने बल्कि बुलाया जो हमारी जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी को, उनको उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया, जो आप आइए और ओआईसी को आप एड्रेस करिए। तो यहां पर शाह महमूद कुरैशी जी कहते हैं जो अगर आप उनको बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मत आइएगा, कोई बात नहीं, हम तो उनको बुलाएंगे। तो वो आए और वहां पर बात की गई। देखिए उनके लिए कश्मीर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा, मैं आपको और आरजू को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, देखिए जब 2015 में उफा में जब मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ की और प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने एक वो अग्रीमेंट साइन की थी जो भाई कैसे हम आतंकवाद से जूझेंगे। उसमें के वर्ड नहीं था, कश्मीर वर्ड नहीं था। नवाज शरीफ साहब वापस गए, उस अग्रीमेंट को वो तो बिल्कुल शेयर भी नहीं कर पाए वहां पर लोगों के साथ। पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं जो उनके लिए कश्मीर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनको पहले कहा जाए आप आतंकवाद को हटाइए। आतंकवाद है मूल जड़, जो आप कोर इशू बोलते हैं ना, वो कश्मीर नहीं है। कश्मीर का हल तो हो गया, 370 चला गया। नहीं सर, वो देखिए मैं आपकी बात से और कारजू की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने जैसे कहा कि भाई ये तो उनको करना ही पड़ेगा, और कश्मीर जब उनके मुंह से निकलता है तो ये तो उनको दिखाना ही है कि मैं इमरान खान से कम नहीं हूं कश्मीर के मुद्दे पर बात करने वाला। और दूसरा ये फौज का रुख है जो आ रहा है कि भाई ये फोर फ्रंट पे रहेगा आपके पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा दुनिया को दिखाने के लिए या हिंदुस्तान को दिखाने के लिए वो कश्मीरी है। वो जो हम सुन रहे हैं उनकी बात, आपने उफा की बात की, इंसिडेंटली मैं वो समिट में वहां मौजूद था। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है आपको भी कोई हैरानी नहीं हुई होगी आज इमरान खान को कोसने के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो पहला काम किया वो था कश्मीर का नाम लेना। वो नेचुरली जो भी पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी चाहता है वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेगा कि साहब मैं तो कश्मीर के मामले पर आर्च पेट्रियट हूँ। दूसरा वाला मैं आर्च पेट्रियट हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि कोई पॉलिसी में बदली होगा या नहीं होगा, ये शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज पे मुनसर है कि पाकिस्तान की फ़ौज डिक्टेट करती है इंडिया की पॉलिसी, कश्मीर की पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी,
अफगानिस्तान, चीन वगैरह एटॉमिक मामलों पे, ये तमाम जो पॉलिसीज हैं ये पाकिस्तान की फौज डिक्टेट करती है। नहीं, ये तो आज तो एक कदम आगे बढ़ के वो उन्होंने मोदी जी को इनवाइट कर लिया। मोदी जी को उन्होंने कहा कि मैं उनको एडवाइस करता हूं कि आएं और इस मुद्दे का हल निकालें, तभी हमारी गरीबी, तभी हमारे यहां बेरोजगारी दूर हो पाएगी। देखिए, एक चीज तो है कि जहां तक नवाज शरीफ साहब थे, वो एकमात्र पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कोशिश की थी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की, ताकि फौज का जो वर्चस्व है पाकिस्तान में, फौज का जो पकड़ है पाकिस्तान में, वो थोड़ी सी ढीली हो, वो सांस ले सके वहाँ की जमहूरियत। लेकिन बेचारे नवाज शरीफ साहब को देश निकाला हो गया और बाकी कहानी तो हम सब जानते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बड़े भाई साहब जैसे मतलब इतना फौज के बरखिलाफ तो नहीं, कहा जाता है कि उनकी फौज से ज़्यादा अच्छी उनकी पटती है और वो फौज के बरखिलाफ नहीं जाएंगे, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनकी स्थिति उनको ये इजाज़त नहीं देती कि वो फौज को आंखें दिखाएं आते ही। अगर वो जो है अच्छे वोटों के साथ आ सकते हैं जी, तब शायद फर्क पड़ सकता है इस मामले में। लेकिन अभी तो शायद जो है उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर। अपना जो देश में कहर ढह रहा है, जो तबाही हो रही है उनकी इकोनॉमी की, उस पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा उनको। इंटरनल मैटर्स पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। इस वक्त वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, ना कश्मीर के ऊपर, ना किसी और नेशनल सिक्योरिटी मुद्दे के ऊपर, जब तक कि पाकिस्तान की फौज ये इशारा नहीं देती। नज़ा, अभी आप कह रहे थे कि वहाँ नवाज शरीफ की तरह ये वैसी कोई जरूरत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आरजू एक चीज़ देखी, बड़ी मुझे दिलचस्प लगी। जब यहाँ पार्लियामेंट में आए तो नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी सी तस्वीर भी साथ लेकर के आए थे, और वो जरदारी जी जहाँ बैठे थे उनके ठीक पीछे वो तस्वीर लगा रखी थी उन्होंने। तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा था वो। जैसे हमारे यहाँ रामायण में बताया गया है ना कि राजा भरत ने एक खड़ाऊ जो थी वो सिंहासन पर रख दी थी कि भगवान श्री राम के नाम पर मैं राज कर रहा हूं। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला कि असली प्रधानमंत्री तो वहां बैठे लंदन में? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि जाहिर है हमेशा से नवाज शरीफ साहब भी जो है सीट पर रहे हैं, तो यकीनन उनके बड़े भाई भी हैं तो रिस्पेक्ट दे रहे होंगे अपने भाई को। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि तकरीबन 1 साल हो गया है, बल्कि 1 साल से ज्यादा हो गया एलओसी के ऊपर जो है फायरिंग थी वो बंद है। और मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बदल रहा है। अभी हाफिज सईद को भी सजा सुनाई गई है और बाजवा साहब ने भी कहा था कि हम पिछली बातें भूल के आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी दोस्ती शायद ना हो सके, लेकिन फिर भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह तो रहा जा सकता है। और एस्टैब्लिशमेंट हो या फौज कह लें आप, तो उनका रवैया काफी बदला हुआ लग रहा है। अब चाहे उसका जो भी रीजन आप लोग निकाल लें, FATF निकाल लें या कुछ भी, लेकिन हमने काफी 1-1.5 साल में काफी चीजों में फर्क पड़ते हुए देखा है, जो कि एक अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एलओसी पर खामोशी है, तोपों की गर्जना नहीं सुनाई दे रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट भी कम सुनाई दे रही है, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन तो होती है अभी भी, लेकिन उसमें भी कमी आई है। अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ जुड़े हैं, PTI के नेता इमरान खान साहब की पार्टी के। स्वागत है आपका समद साहब। आज आपकी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया पार्लियामेंट से और बिना किसी सामने विरोध के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं, और उन्होंने अपनी स्पीच में बाकी तो जो कुछ कहना ही था उस चिट्ठी के बारे में या विदेशी साजिश के बारे में, उन्होंने आज आपसे ये भी पूछा है कि इमरान खान ये बताएं, कश्मीर के मुद्दे पर इतना कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किया क्या दुनिया में कश्मीर के लिए? जैसा आप लोग कहते हैं कि हम कश्मीर का कॉज उठाएंगे, क्या किया? देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो डिप्लोमेटिकली उठाया जा सकता है, वर्ल्ड कम्युनिटी को आगाह किया जा सकता है। आर्टिकल 370 हो, 335A हो, उस पर प्रोटेस्ट किया जा सकता है। अब वहां से कोई जंग तो नहीं की जा सकती कि उसके लिए कोई जंग, अगर 75 साल से, अगर जिसको आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो 75 साल से आप भी 1 इंच नहीं ले सके और 75 साल से हम भी आपसे 1 इंच नहीं ले सके। ये बात तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि स्टेटस को मेंटेन्ड है, कि उसको LOC कह लें,
जब जब तक या तो वो उसकी सूरत हाल है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर हो जाए, कोई सोल्यूशन निकल आए, जो कि पहले जो है वो मुशर्रफ के दौर में एक वक्त पे हम करीब पहुंच गए थे शायद किसी सोल्यूशन की तरफ। लेकिन मैं जाती तौर पे बड़ा रियलिस्टिक होके यानी ये बात कहूंगा कि अगर हम वो ख्वाबों की जन्नत में रहे तो एक और बात है कि ये कहें कि किसी तरह कोई वायलेंस के जरिए या इस तरीके से कश्मीर का जो है ना मुद्दा कभी रिजॉल्व हो सकता है, वो तो अगले 100 साल भी नहीं हो सकता। अल्टीमेटली इसको टेबल टॉक के जरिए ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसमें मुद्दा जहां तक उठाने वाली बात है वो आपको पता है कि वो गवर्नमेंट से ज्यादा एक स्टेट की पॉलिसी होती है। यानी ये नहीं है कि कश्मीर के ऊपर अगर शहबाज शरीफ आ गए तो उनका मुद्दा कुछ और होगा और इमरान खान का कुछ और होगा। किसी का कुछ नरम हो सकता है, किसी का कुछ सख्त हो सकता है। वो एक ऐसा इशू चला आ रहा है कि हमारे बाप दादा से हम सुनते आ रहे थे और जी। अगले जो नस्लें होंगी वो भी इसी पे ही बात कर रही होंगी। समझ साहब, आप हमेशा अपनी सिर्फ पार्टी से बंधी हुई लाइन की बात नहीं करते, आप अपने आप पर्सनल व्यू पॉइंट भी देते हैं। तो मुझे ये बताइएगा जरा कि इस वक्त पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर के, मुद्दे को लेकर के हिंदुस्तान के साथ कैसे टर्म्स रखने हैं, हमें शांति रखनी है कि नहीं रखनी है, या हमें कश्मीर में जिस तरीके से मिलिटेंट्स भेजने हैं, टेररिस्ट भेजने हैं, वो करना है, क्या राय है? और शहबाज शरीफ की क्या राय रही है इस पर? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो एक आपको एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देता हूँ। मुशर्रफ साहब गए थे यूनाइटेड नेशन की उसे एड्रेस करने के लिए, तो साइड लाइन्स पे उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। तो ड्यूरिंग द मीटिंग उन्होंने उनको ये कह दिया कि एक स्टेटमेंट दे दी उनको वहीं पे ही मुलाकात में कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट या फॉर द सेक ऑफ डायलॉग हम कश्मीर के मुद्दे को जरा साइड पे रख लेते हैं और बाकी गुफ्तगू कर लेते हैं। और भी काफी हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, वो सरक्रीक की तरफ से जो बॉर्डर है वहां से भी है, ये मतलब एक इशू नहीं है, पानी का भी है, काफी है। इसके ऊपर वावेला खड़ा हो गया। इसके ऊपर जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था जफरुल्लाह जमाली, उसने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं 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 ये हो नहीं सकता, तरदीद कर दी उस पर कि जी ये कैसे हो सकता है कि जी मुशर्रफ ने जो है वो, हालांकि मुशर्रफ डिक्टेटर था, ये कैसे हो सकता है कि मुशर्रफ ने ये कह दिया हो कि भाई वो कश्मीर के मुद्दे को साइड। तो यहाँ पे अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव सॉरी उस वक्त का प्रेसिडेंट अगर कह भी देता है या प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेक ऑफ डायलॉग कह भी देता है तो स्टेट एक तरफ हो जाती है। तो इस तरह अगर मैं आपको अपनी जाती राय दूं कि अगर हम एक दूसरे से कोई डायलॉग करने के लिए कश्मीर के मुद्दे को तो चलो अलहदा डिस्कस कर लेंगे और बाकी मुद्दों पे आ जाते हैं, ट्रेड पे आ जाते हैं, कल्चरल एक्सचेंज पे आ जाते हैं, कोई इस तरह की कोई बात हो जाती है तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। वो इतनी हमने उसको इतना हाइप नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल 100% सहमत इसलिए हूं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्टेटमेंट में यही कहा है। उन्होंने यही कहा कि तब तक हमारे बीच अमन नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा। तो जो अब्दुल समद कह रहे हैं कि अगर कोई ये कोशिश भी करे पाकिस्तान का लीडर किसी भी वक्त का कि भाई कश्मीर को छोड़ के बाकी मुद्दों पर बात करो, तो ये वहां पर कोई होने नहीं देगा। जनरल साहब सहमत हैं इससे? जनरल बख्शी साहब। बेशक साहब, क्योंकि वो तो टच स्टोन ऑफ लॉयल्टी हो जाएगा ना आपका पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का कॉज सेलिब्रे है कि साहब कश्मीर हमारा है इत्यादि इत्यादि। थोड़ा सा रियलिज्म अगर दिखाई थी तो मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब ने जरूर दिखाई थी, क्योंकि वो चाहते थे पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रैंगल होल्ड पाकिस्तान का के ऊपर उसको थोड़ा कम करना, ताकि वो ये भी समझ गए थे कि इकोनॉमी की तबाही हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को लेटेस्ट टॉयज चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जाए भाड़ में। इसी ने अभी भी आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस किया है। दो टूक शब्दों में मैं कह दूं, हम तो रफाल खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप चीन से जाकर उसके जवाब में J-10C खरीदना आपकी इकोनॉमी के लिए किस ऑफ डेथ होगा। और मेरा ख्याल तो इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरत है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, और उसके लिए भी उनको भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी होंगे। लेकिन क्या वो इस पैराडाइम के बाहर निकल के उभर सकते हैं? मैं नहीं समझता उनके पास इस वक्त इतनी लीवे है कि वो पाकिस्तान की फौज की रजामंदी के बगैर भारत के साथ कोई बड़ा इनिशिएटिव लें कश्मीर के मुद्दे पर। अगले 6 महीने तो उनको सर्वाइवल पे ही काम करना है। उसके बाद जब वो इलेक्शन जीत के मैंडेट लेके आते हैं तो ये बात देखी जा सकती है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट
अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग खबर देने वाला हूं, बड़ी ही दिलचस्प खबर पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ के साथ ऐसा लगता है कि एक खेल अभी और बाकी था, क्योंकि शपथ ग्रहण से ठीक पहले पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो बीमार हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ को शपथ नहीं दिला सकता, ओथ मैं नहीं दिला सकता। शहबाज शरीफ को अब राष्ट्रपति की जगह सीनेट के चेयरमैन जो हैं वो शपथ दिलाएंगे। ये आप देखें, ये शायद वही मुमकिन है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को शपथ लेनी है और प्रेसिडेंट बीमार हैं, कह रहे हैं कि मैं शपथ नहीं दिला सकता, अचानक वो बीमार हो गए। खैर, अब मैं नहीं जानता ऐसी वहां क्या बात हुई होगी। मेहमान अगर हैं तो जरा स्क्रीन पर लें, क्योंकि बड़ी अजीबोगरीब बात जो है देखने को मिल रही है हमें। ये बताएगा समझ साहब, ये थोड़ा अजीब नहीं है कि आपके प्रेसिडेंट ने वो ओथ नहीं दिलाएंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल जेस्चर्स होते हैं और इसमें पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी 2008 में, तो उस वक्त ये कोalition का हिस्सा थी PMLN, और इनके कुछ वज़रा जो थे उन्होंने हल्फ लेना था प्रेसिडेंट मुशर्रफ से। हालांकि ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ की लेजिटिमेसी को चैलेंज करते रहे, उसको डिक्टेटर कहते रहे, फिर आखिरकार इन्होंने काली पट्टियां बाजुओं पर बांध के तो हल्फ ले लिया। अब असूली तौर पे फिर बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा इनको, लेकिन असूली तौर पे उस वक्त भी इनकी बहुत ज्यादा हर्जा सराई हुई कि भाई आप जब एक प्रेसिडेंट को इतना आप मलाइन करते रहे और फिर आखिर में जाके उसी से आपने हल्फ ले लिया, ये जस्टिस के तौर पे। दूसरी बात ये कि अभी जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने वो किया, वो उनका एक अपना स्वाबदीदी इख्तियार है, वो नहीं लेना चाहते, नहीं उनको उनसे चाहते कि मैं समझ साहब, देखिए मैं पाकिस्तान में रिवायतें नहीं इतनी जानता, लेकिन भाई ये एक ट्रेडिशनली ये देखा गया है किसी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के अंदर, ये स्पीकर की पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और राष्ट्रपति तो वो फर्स्ट सिटीजन होता है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, भले ही कोई पार्टी अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को, बट वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता होगा। तो आरजू अचानक से प्रेसिडेंट कह दे मैं तो ओथ नहीं दिलाऊंगा, सीनेट चेयरमैन ओथ दिला दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पे तो ये काफी तमाशा चल रहा है और सबके सब जो है छोटे बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी विकेटें उठा के ले गए और उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं खेल रहा। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट भी यही कर रहे हैं। और मुझे जहां तक याद पड़ता है, जो रेजिग्नेशन इन लोगों ने आज दिए हैं PTI वालों ने 2014 में भी दिए थे, और उसके कुछ महीनों के बाद ये वापस आ गए थे। और ना सिर्फ वापस आ गए थे, बल्कि जिन मंथ्स में इन्होंने काम नहीं किया था और ये असेंबली में नहीं बैठे थे, उस वक्त की ये सैलरीज भी मांग रहे थे और कह रहे थे जी हमें सैलरीज दीजिए, हमारे पैसे दीजिए, हमारा घर नहीं चल रहा। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है, रेजिग्नेशन देके ये गए हैं, कुछ महीनों के बाद आएंगे और कहेंगे कि हमें जी सैलरीज भी दे दीजिए। तो ये यहाँ पर एक बच्चों जैसी असेंबली है और नौटंकी चलती रहती है। आप लोगों को अच्छी खासी एंटरटेनमेंट मिल रही होगी। नहीं, आरजू कह रही है ये बच्चों जैसा खेल हो रहा है, ये जो कुछ वहां इस वक्त चल रहा है। सज्जनहार साहब, देखिए, पहले शहबाज शरीफ को, पहले जब स्पीकर को का मौका था विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले, तो स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। अब शहबाज शरीफ को PM चुनने से पहले डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दिया। अब शपथ दिलाने से पहले राष्ट्रपति अलवी ने मना कर दिया कि मैं वोट नहीं दिलाऊंगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आरजू से। देखिए, वहां पर मुझे बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि बहुत डेमोक्रेसीज हमने देखी हैं, परंतु तुम सा नहीं देखा। तो वो तो ऐसी बात है जो अपनी पर्सनल लॉयल्टीज को वो और ज्यादा ऊपर लेकर जाते हैं। जो हमारी पर्सनल लॉयल्टी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कौम के लिए, आवाम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ऊपर है। अब मेरे विचार से देखिए, उन्होंने ये तो जो स्पीकर साहब का मैंने थोड़ा सुना है, और शायद आरजू और आपके जो और पाकिस्तान से गेस्ट हैं वो बता सकते हैं। वो कहते हैं जो मैं तो उनके साथ रहा हूं, इमरान खान के साथ, जब से वो कॉलेज में थे, और इसीलिए मैं अपनी जो लॉयल्टी है उसको मैं नहीं छोड़ सकता हूं। परंतु ये देखिए, शायद कुछ पॉलिटिक्स में भी उसमें होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं जो अभी 27 मार्च को जो इमरान खान ने वहां पर जलसा किया था, कितने लोग आए थे, तो वो ये समझ रहे हैं शायद जो वहां पर उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, तो अब वो जाएंगे सड़कों पर, फिर से जाएंगे, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो अगर वो इमरान खान के विरुद्ध जाते हैं किसी तरीके से, तो फिर शायद उनको वहां पर वापस जाने का मौका वहां उनके
पीटीआई के पास नहीं मिलेगा और इन दो पार्टी में तो किसी के पास सर, नहीं मिलेगा। अशोक तो साहब, अपने लेकिन जैसा मैं कह रहा फ्यूचर था, और का आप नहीं लोग देखते तो इतने सीनियर हैं, ये चीजें कोई ये चीजें लॉयल्टी दिखाने की या किसी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की थोड़ी होती है। ये कोई स्पीकर का काम थोड़ी है, ये स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको आने वाले प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलानी पड़ेगी। और क्या इसके लिए जनरल साहब, क्या आप इस सब के लिए जिम्मेदार इमरान खान को ही मानते हैं कि वो एक अलग ही एक्सट्रीम पर ले गए हैं वहां की पॉलिटिक्स को, जो जब उन्होंने बिल्कुल बाइपोलर डिवाइड कर दिया है वहां की पॉलिटिक्स को, या इससे पहले भी ऐसा देखा है आपने? देखिए, मैं जैसे बिल्कुल सहमत हूँ सज्जनार साहब से। कुछ बेसिक डिसेंसीज होती हैं किसी भी पॉलिटी के अंदर। ये इमरान खान साहब ने तो एक टोन सेट करी है, ऑब्ड्यूरेसी, चर्निशनेस, पिग हेडेडनेस, ईगोसेंट्रिसिज्म की तमाशे करने, लड़ना, पेट्यूलेंट बिहेवियर करना। और बिल्कुल सही कह रही हैं आरजू काजमी बिटिया की, वो तो लाइक अ पेट्यूलेंट चाइल्ड, जैसे छोटा बच्चा रूठ जाता है, तमाशे करता है, रोना शुरू करता है, हाथ पैर पटकना शुरू करता है, वो तो उस दर्जे पे आ गए। You know, the level of discourse in Pakistan, I'm afraid, is not edifying at all. It is very churlish, very childish, very, obdurate, very, और थोड़ा सा obnoxious होता जा रहा है अब तो ये किसी और डेमोक्रेसी में हमने नहीं देखा। बाई पार्टिजन कंसेंसस होते हैं कई मुद्दों के ऊपर, कोई बेसिक डिसेंसीज होती हैं, चाहे अब इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं। इफ यू आर द प्रेसिडेंट, इफ यू आर द स्पीकर, देन यू हैव टू राइज अबव योर पार्टी एफिलिएशंस एंड डू योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। लेकिन यहाँ तो वो अपनी ड्यूटी सजा, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं दूंगा, मैं इनको स्वेर इन नहीं करूंगा। ये तो अब थोड़ी हद से ज्यादा जा रही है। बहरहाल चले सर, हो तो, लेकिन वहां पर यही रहा है इमरान खान साहब की पूरी स्ट्रैटेजी जी। मैं 1 मिनट खत्म कर लूं। इमरान खान साहब की पूरी स्ट्रैटेजी जो रही है, इज टू अपील टू द कॉमन मैन। जी सर। अपील टू द लेवल ऑफ द ऑटो रिक्शा ड्राइवर। मतलब उनकी जो पूरी कहानी थी कि साहब ये चिट्ठी आई, ये चिट्ठी इधर से आई, उधर से आई, I mean, it does not carry credibility. How can that letter from a retiring ambassador, which is just a talk with the joint secretary level officer, भी उसको कंस्ट्रू किया जाए कि साहब ये तो साजिश है, अमेरिका की साजिश है, इतने रुपए इसको दिए गए, इसमें कोई वहां ब्यौरा दिया है, इतने रुपए इसको बांटे, इतने रुपए इसको बांटे, या इतने डॉलर इसको दिए, उसको दिए। अब्दुल समद साहब इसका जवाब दे सकते हैं। एजुकेटेड सोसाइटी में इट विल नॉट। जनरल साहब, देखना ये जो बात आप कह रहे हैं कि वो जो है जा रहे हैं टू द हेड्स ऑफ द कॉमन पीपल। मैं आपकी बात समझा और सहमत भी हूं कुछ हद तक कि वो उस आदमी को अपील करना चाहते हैं जिसके सामने अमेरिका का नाम लें तो उसे असर पड़ता है, भले ही कोई और व्यक्ति समझता हो कि ये कोरा झूठ है जो बोला जा रहा है। हमारे साथ एक और मेहमान, वो भी थोड़ी देर में पाकिस्तान से ज्वाइन करने वाले हैं, अब्दुल समद साहब बने हुए हैं। और अभी जिन स्पीकर साहब का जिक्र पाकिस्तान के हो रहा था, उनका भी एक कारनामा सामने आया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। पाकिस्तान से एक और इंटरेस्टिंग खबर। वैसे तो पाकिस्तान में आज इमरान खान की पार्टी के जितने भी सांसद थे वो सदन से बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की संसद में एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ। वहां की संसद चल रही थी, शहबाज शरीफ बैठे थे, बिलावल भुट्टो बैठे हुए थे, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर आकर वही डिप्टी स्पीकर बैठ गए जो इमरान की पार्टी के हैं। पुराने डिप्टी स्पीकर आ गए, ये नए कार्यवाहक स्पीकर थे। कुर्सी छोड़ दी। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बड़े हैरान रह गए, बिलावल भुट्टो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इमरान के डिप्टी स्पीकर ने सीट पर बैठते ही संसद की कार्रवाई को 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार भी कम नहीं है। नई सरकार बनी तो कैमरे पर इमरान की पार्टी के डिप्टी स्पीकर को दिखाया ही नहीं गया। कि सब कुछ चल रहा पाकिस्तान में, और जैसा हम आपको बता रहे थे, अब वहां के राष्ट्रपति जो हैं वो शपथ दिलाने से इनकार कर रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री को। बिलावल साहब पेपर का लिखा हुआ दियो। ईवान की कार्रवाई बरोज़ अफ्ताह 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है।
स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, उनकी पहली स्पीच की। एक खबर इस वक्त आपको मैं देना चाहता हूं। आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक वर्चुअल मीटिंग होगी और इसकी जानकारी खुद प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो दुनिया को दे रहे हैं। उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि मैं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने जा रहा हूं वर्चुअली, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सरकारों, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमीज और दोनों देशों के लोगों के संबंध और गहरे होंगे, उनकी जड़ें और गहरी होंगी। तो ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो ये ट्वीट करते हैं। और आप देखिए जिस बात का, और इमरान खान इशारा कर चुके हैं जाने से पहले 2-3 दफे कि भारत एक बड़ी खुद मुख्तार कौम है, बड़ी इंडिपेंडेंट कौम है, लोग हैं, भारत की सरकार भी, कि एक तरफ वो रूस से तेल भी खरीद रहे हैं और उनको कोई दुनिया में कोई कह नहीं पा रहा, लेकिन पाकिस्तान को लोग कह रहे हैं कि आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा, आपको रूस के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और मुझे तो रूस जाने के लिए पूरी साजिश का सामना करना पड़ा, ये उनका कहना था। और भारत सही बात है, रूस के साथ जैसे जो संबंध हमारे हैं, जो स्टैंड है हमारा यूक्रेन को लेकर, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मुलाकात भी हो रही है और वो कह रहे हैं उम्मीद करते हैं हमारी सरकारों के रिश्ते गहरे होंगे। बहरहाल मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक और नए मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सैयद अखुनज़ादा साहब पीपीपी के नेता हैं। अखुनज़ादा साहब आपका बहुत स्वागत है। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान एंटी अमेरिकनिज्म को लेकर इस अमेरिकी साजिश की कहानी को जितनी हद तक एक्सट्रीम तक ले गए हैं, जाहिर है वो लोगों के बीच में भी गई होगी, इसका आखिर कहीं कोई नुकसान पाकिस्तान को होता हुआ आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो फाशिस्ट होते हैं सारी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया में है और अमेरिका में भी है। आपने जो देखा था ट्रंप साहब को, वो भी एक फाशिस्ट टाइप का इंसान था। ये काम नहीं करते, ये सिर्फ नैरेटिव बनाते हैं और इनका नैरेटिव थोड़ी देर के लिए तो चलते हैं लेकिन वो फिर फिट जाते हैं। जिस तरह के इससे पहले मदीने के रियासत का नैरेटिव इन्होंने बनाया था, इससे पहले जो तब्दीली का नैरेटिव बनाया था, और ये झूठ बोलते हैं कौम से। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो हमेशा से आज़ाद है। आपने देखा होगा कि ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया, इसमें भी बैनुल अक़वामी जो ताकतें थे उसके बहुत सारे खदशात थे, लेकिन हम समझते थे कि इसमें पाकिस्तानी कौम का फायदा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। हमने गवादर पे चाइना के साथ एग्रीमेंट किया ताकतों के मुखालिफत के बावजूद। आपको याद होगा कि सलाला पे जो हमला हुआ था, तो ये पाकिस्तान वाहिद कौम है कि अभी तक अमेरिका में, दुनिया में जितनी भी बदमाशी की है, जितनी भी मुल्कों को तबाह किया है, अभी तक उन्होंने किसी मुल्क से एक्सक्यूज नहीं किया है। अगर इन्होंने किसी मुल्क से एक्सक्यूज किया है, किसी नेशन से एक्सक्यूज किया है और किसी नेशन ने उसको एक्सक्यूज पे मजबूर किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान से उन्होंने एक्सक्यूज किया सलाला पे। हमने 9 महीने तक नेटो का जो कन्वॉय था उसको बंद कर रखा था। हमने 24 घंटे में जो मुशर्रफ रजीम ने उनको एक्सेस दिया था शहबाज एयरबेस और शाहीन एयरबेस को, उनको हमने 24 घंटे के अंदर अंदर खाली करवा दिया। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आजाद मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है। लेकिन अखुनज़ादा साहब वो वक्त भी तो देखा ना आपने 3.5 साल में कि जो बाइडेन साहब को महीनों हो गए प्रेसिडेंट बने हुए, उन्होंने इमरान खान साहब को फोन तक नहीं किया, इसका वो लाना भी देते रहे। देखिए जी, जो खारजा पॉलिसी थी खान साहब की, वो मुल्क बेसिस नहीं थे। वो लोगों से अपने जाती, वो MBS से अपने जाती ताल्लुक बनाना चाहते थे, मुल्क का ताल्लुक नहीं बनाना चाहते थे। इनके जो बाइडेन के साथ तो हालात ये थे, लेकिन आप अगर देखें तो ट्रंप साहब के साथ वो जल से एक साथ करते थे और वो इस तरह के, वो अजीब गरीब किस्म का इंसान है, अजीब गरीब किस्म के बयानात देते हैं। तो ये फाशिस्ट जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में जहां भी होती है, इस्लाम के नाम लेते हैं, ये पॉपुलर नाम। मैं जरा एक मिनट, हमारे बीच में एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट बैठे हैं, उनका एक कमेंट आपकी बात पर लेना चाहता हूं। सजनहार साहब, जैसे हम कह रहे हैं अभी, अब तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी आज़ाद है। वो आज हम देख रहे हैं रूस के साथ, रूस यूक्रेन पर हमारा रुख जो है वो उन चंद लोगों में शामिल है जो कि खुलकर बिल्कुल पुतिन को जो है
फासिस्ट, हिटलर, तानाशाह, पता नहीं क्या क्या नहीं कह रहे हैं। और जो बाइडेन साहब आज भी ये कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से और उम्मीद करता हूं कि हमारे रिश्ते और बेहतर हों। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि हाँ, हमने जो स्टैंड लिया है उस पर कायम भी और दुनिया ने उसको कबूल किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ। देखिए, अभी कल जो व्हाइट हाउस की जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जेन साकी, उन्होंने कहा, जो बाइडेन साहब ने कहा है, जो हमारे अमेरिका के जो रिश्ते हैं भारत के साथ, वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, ये उन्होंने कहा है। वो व्हाइट हाउस से ये बात निकल कर आई है। दूसरी बात आपने जो कही है यूक्रेन के ऊपर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, भारत के ऊपर वो भी बताते रहे, मतलब दबाव उस प्रकार का नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परंतु वो कहते रहे आप देखिए हमारे साथ ये रहिए, ये तो वॉर बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी है। परंतु भारत ने अपने हितों को मद्देनजर रखते हुए जो हमको रूस के साथ भी रिश्ते अच्छे करने हैं, परंतु आखिरी बार जब 7 अप्रैल को देखिए सौरभ, ये वोटिंग हुई यूएन जनरल असेंबली में, जो रूस को रखा जाए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में या बेदखल उनको कर दिया जाए, तब रूस ने भी कहा था जो यहां पर अगर आप एब्सटेन करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनफ्रेंडली जेस्चर and it will affect our bilateral relations and our cooperation in the United Nations. परंतु भारत ने अपने फिर हितों को सामने रखते हुए हमने एब्सटेन किया है, परंतु फिर भी हम दोनों साइड से अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे और उनके साथ प्रोएक्टिवली एंगेज करके उनको बताएंगे क्यों ये हमने जो स्टेप लिया है वो क्यों स्टेप। सज्जनार साहब, देखिए इमरान खान जो कहते कहते गए, उनका दुख क्या था? वो यही तो कहना चाह रहे थे बार बार। अब्दुल समद साहब, मैं गलत कहूं तो ठीक कर दे मुझे, कि भाई जो स्टांस भारत ने लिया, कोई यूरोपियन यूनियन का देश या अमेरिका उसको नहीं कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमें मजबूर कर देते हैं। वो भी वही स्टैंड लेना चाह रहे थे जैसा भारत ने लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरी तो सरकार ही गिराने की साजिश कर ली। यही वो कह रहे थे। हाँ साहब, समझ जी। पहले तो मैं अखुंज़ादा साहब की बात को जवाब देना चाहूंगा। खारजा पॉलिसी आज़ाद है, खारजा पॉलिसी जो है ना, हम मुख्तार हैं, हम बड़े जनाब सवर्न कंट्री हैं। वो क्या कहता था कि हैरान हूं कि रोऊं दिल को पीटू जिगर को मैं, कि सलाला की बात कर रहे थे। खान सादा आपको थोड़ी सी जो है ना अपने दौर की हिस्ट्री पढ़ ले, रिसेंट पास्ट हिस्ट्री आपकी, कि 400 अटैक हुए आपके पाकिस्तान के अंदर, ड्रोन अटैक्स मुशर्रफ के दौर में 10 हुए थे। सलाला में 124 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे, 400वां अटैक था वो। उसके ऊपर आपने नहीं इनको गैरत का मुजाहरा किया था। जनरल कियानी ने उनको कहा था कि जी अब के बाद के 124 जब अपने मारे गए, जब शहरी मारे जा रहे थे, जब मासूम मारे जा रहे थे, तब किसी को कोई इतराज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कर, और जरदारी की विकी लीक्स में केबल है, एन पैटरसन को उसने कहा था एम्बेसडर को कि आप इसको करते रहे एज फार एज यू आर गेटिंग द राइट पीपल, कि जी आप हमले करते रहे जब तक आपको करते रहे कि हम फ्लोरों का उस शोर मचाते रहेंगे। आजाद खारजा पॉलिसी की ये थी कि मुंबई अटैक्स के बाद कोंडालिंडा राइस ने जब दिल्ली से इस्लामाबाद की तरफ वो आई, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, मैं आखिरी बात इसको फिनिश कर दूं, इन्होंने आके इसको कहा गिलानी को, प्राइम मिनिस्टर गिलानी को, मुंबई अटैक्स के बारे में। तो उसने गिलानी ने उसको कुछ कहना चाहा तो कोंडालिंडा राइस के वर्ड सुने कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इधर यू आर लाइंग टू मी, या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या तुम्हारे लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। ये अंदाज होता था इनका गुफ्तगू का कि वो बाहर से आके कैसे डिक्टेट करते थे इनको। अब ये कह रहे कि खारजा, और भुट्टो ने कहा था, जवाब देना चाहूं अखुंज़ादा साहब, भुट्टो ने पिंडी की बाजारों में वो खत लहराया था कि जी इसमें मुझे किसी ने, जिस मुल्क ने धमकी दी है, और उसने कहा था कि मेरी हुकूमत को, पीएनए की तहरीक को खड़ा करने वाले, डॉलर देने वाले ये कोई वेस्टर्न मुल्क है। उस वक्त भी आपकी खारजा पॉलिसी आजाद थी सर, ऐसा। अच्छा, उनके बारे में तो आप खूब बोल लिए, अब ये गवर्नमेंट में आ गए, अब देखेंगे क्या करते हैं। अखुंज़ादा साहब प्लीज, समय खत्म हो जाएगा, प्लीज मैं आ जाऊंगा। अब आप तो ये बताइए ना कि इमरान खान साहब ने सिर्फ अमेरिका को कोसने के बजाय ऐसा क्या किया? 3.5 साल उनके पास भी तो फॉरेन मिनिस्टर था ना। कि वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री की क्या बात है कि जब हमने डिसाइड किया कि कुआलालंपुर समिट में जाना है, फिर हमारे ऊपर से जो है ना ऑर्डर आ गया कि नहीं जाना, हमने सरेंडर कर दिया उस वक्त। किसने ऑर्डर दिया आपको? किसने ऑर्डर दिया? जिसके इन्फ्लुएंस में हम हैं। हमारे एनएसए ने कहा, मुईद यूसुफ ने कहा कि किस तरह से हमारी खारजा पॉलिसी आजाद हो सकती है। IMF के हम IMF के पास जाने वाले
किधर से बात करते अच्छा हैं चलिए कि ठीक, कोई- अच्छा ठीक, आप कह रहे हैं मजबूरियां बहुत थी। आखिरी वक्त है, मैं दो मेहमानों से कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल बख्शी साहब का पहले। जनरल साहब, आज हमारी यूएस से बात होगी, हमने जो जिस टोन में वो ट्वीट है प्रेसिडेंट बाइडेन का, वो मैंने बता दिया, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की उम्मीद नहीं है। अब अंत में जाते जाते ये बता दीजिए कि हमें अब शहबाज शरीफ के सरकार के साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए, कैसे सलूक करना चाहिए? I think it would be prudent to wait and watch. होता क्या है, अभी तो सवालिया निशान लगे हैं। अगर समाज साहब का बस चले, वो तो कल उनको बाहर करना चाहते हैं। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। आई डोंट थिंक ये कोई टाइम है बड़े मेजर इनिशिएटिव्स लेने का, जब तक सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे है इकोनॉमी। इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, ये क्लिंटन साहब का था। तो मैं इमरान खान की पार्टी के जो अब्दुल समाद साहब को भी बोलूंगा, इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड। क्लिंटन साहब का जो नजरिया। जहां तक भारत का सवाल है, इंडिया इज अ की स्विंग स्टेट। जिस तरफ भारत जाएगा पलड़ा वहां भारी पड़ जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। एंड वी आर अ की स्विंग स्टेट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड सेटअप बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक हेफ्ट, मिलिट्री हेफ्ट, स्टेबिलिटी ऑफ आवर पॉलिटी। ये दो वोट पे नहीं टंगी की सरकार कल चली जाए, परसों ये हो जाए। ये बड़ी सॉलिड मेजॉरिटी के साथ ये सरकार है जो कि भारत के लोगों का विल रिप्रेजेंट करती है। तो सर समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपकी इजाजत से आपसे 20 सेकंड लेके आरजू जी के पास जाना चाहता हूं, वरना उनका लास्ट कमेंट रह जाएगा। आरजू, बस इतना बता दें जाते जाते, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 3.5 सालों में जैसे भी रहे हैं उससे बेहतर होंगे? मेरा ख्याल है होने चाहिए, क्योंकि पहले भी उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहा है। और जैसे मोदी जी आए थे उनके घर पे, यानी नवाज शरीफ साहब के, तो मेरे ख्याल अच्छे करने की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे मैं लास्ट में बिल्कुल बख्शी सर के साथ एग्री करूंगी कि पाकिस्तान को इस वक्त कम से कम 5 से 10 साल ये कश्मीर करना बंद करके सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे तवज्जो देनी चाहिए। जब आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो लोग आपकी बात सुनेंगे, वरना दुनिया में कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। हो सके मैं चाहता हूं कि आपकी बात जो है वो कोई सुन रहा हो, वो व्यक्ति सुन रहा हो जिसको ये फैसले करने हैं। सज्जनहार साहब, आरजू जी, जनरल बख्शी साहब, अखुनजादा साहब, अब्दुल समद याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।